सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के फैसले के आधार पर राज्यों के लिए जब इसके रास्ते खुले कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण किया जा सकता है, उप वर्गीकरण, उसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन से लेकर के शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों पर किसी भी किस्म की छेड़खानी होने के परिदृश्य में कड़ा कदम उठाने की बात की। वही दूसरी तरफ संविधान हाथ में लेकर चुनाव लड़ने वाले विपक्षी दलों को भी घेर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक संतुलित पक्ष रखा पार्टी की तरफ से कि वो हर तरफ के इस पूरे परिदृश्य के होने वाले असर पर बात करके तब इसका कोई फैसला लेंगे। समाजवादी पार्टी जो जातिवार जनगणना का पक्ष रखती है सामाजिक न्याय के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और जिसको आज की तारीख में बहुत मजबूती और ताकत मिली है, अभी तक उसका स्पष्ट पक्ष नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका भी एक दबाव होगा कि देखना दिलचस्प है कि आगे क्या वजह है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अभी तक इस पर नहीं बोले। मैं इस पर भी थोड़ा प्रकाश वीडियो के आखिरी हिस्से में डालूंगा। सबसे पहले इस पूरी परिदृश्य का अब तक का विश्लेषण क्या है, आज के वीडियो में विस्तार से इस पर बात करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो पृष्ठभूमि यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 1 अगस्त 2024 को एक फैसला सुनाया, जो फैसला पंजाब में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की उपवर्गीकरण से जुड़ा हुआ था, जिसकी शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कई राज्यों में दलित समुदाय यानी शेड्यूल कास्ट के उपवर्गीकरण की कोशिश की गई। बाद में यह मामला न्यायालय तक पहुंचा तो आंध्र प्रदेश बनाम ईवी चिनैया मामला हो, चाहे पंजाब सरकार बनाम देवेंद्र सिंह का मामला, कोर्ट ने पहले इसके रास्ते रखे थे कि वह पूरा का पूरा जो कोटा है वो बंद रहेगा, उसको उपवर्गीकृत नहीं करेंगे। 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की बेंच ने राज्यों को इस बात के लिए रास्ते खोल दिए, टिप्पणी करते हुए कि राज्य सरकारें चाहें तो आंकड़े जुटाकर व्यवस्थित तरीके से उपवर्गीकरण शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कर सकते हैं। और इसके साथ ही यानी पहला झोल यहां क्या था कि एक तो मामला केवल शेड्यूल कास्ट का था, शेड्यूल ट्राइब के मामले को जानबूझकर इसमें जोड़ दिया गया, पता नहीं किस तर्क से जोड़ा गया कि उपवर्गीकरण अब शेड्यूल ट्राइब में भी राज्य सरकारें चाहें तो कर सकती हैं। और क्रीमी लेयर का यहां कोई मामला ही नहीं था। ये जो पुराना कई दशकों का मामला उपवर्गीकरण का चल रहा था, जिसका अधिकार भारत के संविधान में आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 राष्ट्रपति और चुनी हुई संसद के पास है, वही इस पर कोई ठोस फैसला ले सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना। तो जिस क्रीमी लेयर का पूरा संदर्भ इस पूरे फैसले से जुड़ा ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजों के टिप्पणी के साथ इस फैसले में क्रीमी लेयर को भी शामिल कर दिया। एक पीढ़ी को अगर आरक्षण मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का समीक्षा होनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारे पूरा निचोड़ इसका यही है। अब इस पर 4 तारीख को आदरणीय मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं, आज उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब राजनीति में इसके अर्थ क्या होंगे?
उन्होंने बाकायदे इस बात को कहा कि भारत के संविधान को लेकर के जो ढांचा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बना है, उस ढांचे से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी, इसके बीच में केंद्र सरकार ने 8 तारीख को ही लगभग 9 तारीख तक जाते जाते कैबिनेट में फैसला किया कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हुए वो क्रीमी लेयर को एससी और एसटी में लागू नहीं करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय चूंकि अश्विनी वैष्णव जी का है, वही ताली पिटवाने वाले अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस को संबोधित करते हुए सरकार का पक्ष रखा कि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जो उपवर्गीकरण की बात की है, इस पर अभी उन्होंने कोई बात साफ नहीं की। 2 बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया कि सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक रहेगी और एससी और एसटी में क्रीमी लेयर नहीं शामिल करेगी। क्रीमी लेयर उसमें नहीं होगा। उपवर्गीकरण होगा या नहीं होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। और सरकार जब सुप्रीम कोर्ट कागज पर अपना फैसला सुना चुका है लिखकर, तो सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्री को बयान देकर इस बात से अपनी औपचारिकता पूरी की, ऐसा आरोप लगने लगा सरकार के ऊपर। तो आदरणीय मायावती जी ने बाकायदे इस बात का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इन वर्गों के साथ कोई भी न्याय हो, इसलिए वो कागजी ठोस निर्णय लेने की बजाय एक तो जुमला बोल रही है और जुमले के तहत उसने बयान दे दिया। अभी उपवर्गीकरण पर कोई बयान नहीं आया, सरकार का कोई पक्ष नहीं आया। और मायावती जी ने कहा कि संसद जब चल रही थी तो 2-4 दिन संसद को बढ़ा देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छोटे छोटे कामों के लिए तो बहुत बार इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के फैसले लेते हैं कि वो संसद की कार्रवाई को थोड़ा बढ़ा देते, 2-4 दिन तैयारी कर लेते, जांच पड़ताल कर लेते, इसकी पूरी चीजें व्यवस्थित करके और अध्यादेश लाकर सरकार कागज पर ठोस निर्णय के साथ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हितों का संरक्षण करती। लेकिन भाई इन्होंने तो केवल एक बयान दे दिया, बयान से क्या होता है? मायावती जी ने सीधे आरोप लगाया कि इसके बाद ये बहुत बड़ी घटना है और इसके बाद हम अभी कोई रोक तो लगी नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और जब रोक नहीं लगी तो इसके बाद कई नौकरियां, कई वैकेंसी, कई निर्णय ऐसे हो जाएंगे जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अहित होगा, अन्याय होगा, उनके मौके चले जाएंगे, उनके पद चले जाएंगे। इस तरह का गंभीर आरोप लगाकर केंद्र सरकार को बुरी तरह से घेरा आदरणीय मायावती जी ने। और उन्होंने बसपा प्रमुख ने बाकायदे ये बात कही है कि वो नहीं चाहते कि इस समाज का भला। कहां है वो आंकड़े, कहां है वो चीजें? और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों को जो संविधान बचाने की बात करते, कई क्षेत्रीय दलों पर एक दबाव बना दिया। देखिए एक बात तो है, बहुजन समाज की राजनीतिक भूमिका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अभी ओबीसी उस तरह संगठित नहीं है। ओबीसी उस तरह से जितनी उसकी ताकत है, उस ताकत से अपने को पॉलिटिकल फोर्स बनाने में, एकजुट होने में उतना भी कामयाब नहीं जितना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज है। और उसका असर इसी बात से दिख गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने कोई फैसला सुनाया, ध्यान से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया। लोग डरते हैं कि कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट न हो जाए, लोग डरते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों के फैसले पर हम टिप्पणी कैसे करें, लोग सोचते हैं कि इसके पर क्या कोई चीज नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए। लेकिन उस समुदाय के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने एक मुहिम चला करके फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी। आपने बिना किसी आंकड़े के ये कहीं नहीं बताया कि वेयर इज द क्रीम, दलित, पिछड़े, आदिवासी। हालांकि ओबीसी मूवमेंट बहुत मजबूत हुआ है पिछले दिनों, जातिवार जनगणना को लेकर बहुत सजग, और मैं कई जगह ओबीसी आंदोलनों में जा चुका हूं।
शानदार तरीके से वो ओबीसी काम कर रहा है, शानदार तरीके से वो एससी और एसटी की बहुजन एकता के साथ एक तालमेल बना रहा है। देश भर का कोई राज्य ऐसा नहीं है, जिसका कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन न बने हों। और ओबीसी अब धीरे धीरे भारत के संविधान, मंडल कमीशन और अपनी जनगणना से लेकर के हिस्सेदारी तक के सवाल पर लगातार संगठित होता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ विचारधारा के लिहाज से वो बाबा साहब अंबेडकर को अपना नायक मानता है और बहुजन एकता के फ्रेम पर एक नैरेटिव सेट कर रहा है। और उस नैरेटिव के तहत ये पूरा फैसला फिर से रिव्यू के लिए आया कि कहां है ओबीसी का क्रीमी लेयर, जरा इस पर भी बात हो जाए। तो एससी और एसटी का क्रीमी लेयर तो खत्म होगा। देखिए, ये तो चलने वाला था नहीं। देश के उद्योगपतियों की सूची आएगी, उसमें एक भी अरबपति शेड्यूल ट्राइब नहीं है। एक आध दो अपवाद कोई शेड्यूल कास्ट के लोग मिल जाए। देश के कुलपतियों की सूची आएगी, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है ही नहीं। देश के ज्वाइंट सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी लोगों में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है भी नहीं। कभी कभी अपवाद है कि कहीं भी मिल जाएंगे। जब कहीं क्रीम बनी ही नहीं और जब कहीं इस तरह का कोई फैसला हुआ ही नहीं, कोई आंकड़ा आपके पास है नहीं, पहली और जातिगत वंचना को और शोषण अन्याय को सहने वाले ये तबके हैं। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो है नहीं। तो इस तरह से तो आप हंसते ही इस पूरे समुदाय ने बिना सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट होगा या इस तरह से तमाम कोई फैसला होगा, उन्होंने इतना दबाव बनाया कि कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा कि क्रिमी लेयर हम नहीं लागू कर रहे। ये है ताकत समाज की। उपवर्गीकरण पर अभी चुप्पी है और इसकी वजह क्या है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर ले और यहीं से सूत्र जुड़ेगा कि विपक्षी दल कैसे जोड़ रहे हैं। सरकार का पक्ष देखिए साफ है। सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने इस फैसले में उपवर्गीकरण और क्रिमी लेयर का समर्थन किया है। तो एनडीए की सरकार और बीजेपी का स्टैंड इस पूरे पॉलिटिक्स पे क्लियर है कि बीजेपी उपवर्गीकरण का समर्थन कर रही है, बीजेपी क्रीमी लेयर का समर्थन कर रही है। सरकार इसके पक्ष में, क्योंकि सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में इसी पक्ष में अपनी दलील दी है। तो मायावती जी ने, जब बहुजन समाज ने एकदम से सरकार के ऊपर हमला किया कि यह है तुम्हारी आरक्षण विरोधी नीति, यह है तुम्हारा संविधान विरोधी चरित्र, और इस तरह से तुम संविधान को बदलने और उसको खत्म करने की बात करो। सीटें, एक तो क्रीमी लेयर में तुमने कहीं आंकड़ा बताया नहीं, कोई चीज तुम्हारे पास डेटा है नहीं, और राज्य सरकारों से कह रहे हो कि डेटा जुटाओ। तो जरा 2011 के जनगणना के आंकड़े तो आपके पास है ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में बताओ कि क्रीम कहां है, किन जातियों ने किन किन पदों पर कितनी क्रीम जुटा ली, तुम लेयर बनाने चल दिए। ये मामला सपाचट हो गया। और उपवर्गीकरण पर एक जो सबसे गंभीर बात है, जो आदरणीय मायावती जी भी कह रही हैं और हम लोग भी लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि जब भी कोई रोस्टर बनेगा, जब कोई पद बनेगा, जब विज्ञप्ति आएगी, देखिए सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार में ही है आरक्षण, जो 2% से भी कम है। हालत ये है, लेकिन चूंकि वो पॉलिसी है, वो अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, इस पर अगर अटैक होकर के उससे आप नहीं बचा पाओगे तो समाज के लिए कौन सी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए उपवर्गीकरण के ऊपर सबसे गंभीर सवाल ये पूछा जाता है कि उपवर्गीकरण करने के लिए आंकड़े कितने हैं आपके पास। और जैसे ही पोस्ट को, सरकारी पदों को आप सब क्लासिफिकेशन कर देंगे, सब कैटेगराइजेशन कर देंगे, और यही बात कांग्रेस और विपक्षी दल कह रहे हैं लगातार कि आंकड़े आप दे नहीं रहे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम दलों ने जाति जनगणना की मांग की और सबकी हिस्सेदारी जितनी है, चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, एकदम स्टैंड क्लियर है। इस बात में कोई दो राय नहीं। संविधान अगर हाथ में लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में रोका है तो रोका है, और वो संविधान हाथ में लेकर रोका है, उनके पीडीए ने रोका है। और अखिलेश यादव इस जगह पर बढ़त लिए हुए हैं। राहुल गांधी ने जातिवार जनगणना को पैन इंडिया एक इशू बना दिया और इसकी क्रेडिट राहुल गांधी को मिलेगी। लेकिन जिन बिंदुओं पर जब वो मौका देते हैं तो कैसे उनसे भी सवाल पूछा जाता है कि भाई आप चुप क्यों हैं, आपका स्टैंड क्लियर क्यों नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आकर के कहा कि हम बाकायदे एक एक चीज पर विचार विमर्श करके इसका पूरा निर्णय लेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान से कोई भी चूक नहीं होगी। और अखिलेश यादव का भी लगातार संविधान को बचाने और सामाजिक न्याय का पक्ष स्पष्ट है। वो पीडीए को लेकर के रणनीति बना रहे हैं।
उपवर्गीकरण में एक बहुत बड़ा झोल है जिसको समझने की जरूरत है। जितने लोग उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं इस तर्क से, तो एक तर्क तो बिल्कुल जायज है जिसका जवाब उपवर्गीकरण के हिमायतियों को देना चाहिए कि उपवर्गीकरण होगा तो कई पद ऐसे हैं जिस पर मिनिमम एलिजिबिलिटी वाले लोग उस सब क्लासी एक तो सब क्लासिफिकेशन करेंगे कैसे, सब कैटेगराइजेशन करेंगे कैसे, आपके पास आंकड़े तो है नहीं। किन जातियों ने क्लास ए की नौकरी में अगर कोई ज्यादा हिस्सेदारी ली तो कितनी ली, अपनी आबादी से कई गुना ले ली क्या? अगर अपनी आबादी से कई गुना ले ली तब तो देखो उनको आप उस जगह से निकालोगे, क्रीमिलेयर में डालोगे या कैटेगरी में डालोगे। तो अगर मान लो ग्रेड ए में उनकी उनकी आबादी ज्यादा तो ग्रेड डी की नौकरियों में नहीं, ग्रेड डी में है तो ग्रेड ए और बी की नौकरियों में नहीं है। तो जब वर्गीकरण हो जाएगा तो इसका असर तो सब पर पड़ेगा। इसका कोई ढांचा आपने तो बनाया है नहीं। राज्य सरकारों को जिम्मा दे दिया, राज्य सरकार जिस पार्टी में जिस जाति का वोट लेना होगा उसके मुताबिक वो नीतियां बनाएंगी। तो इस समाज का तो सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और जो लोगों को कैटेगरी में उपवर्गीकरण करके नीचे रखोगे वहां के पद तो खाली रह जाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर वहां पद पर जो जिनको आप सो कॉल्ड क्रीम कह रहे हो, सो कॉल्ड ज्यादा हिस्सा ले लिया जिसका कोई आंकड़ा आप नहीं दे रहे, उसी के लोग वहां पर नहीं है। तो जहां नीचे वालों को कह रहे हो कि उनकी संख्या कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वो वर्गीकरण कर रहे हैं, वहां तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ही नहीं है और इससे उनके पद खाली पड़े जाएंगे और खाली पड़े पद हो जाएंगे तो आरक्षण जो प्रतिनिधित्व का हिस्सा देता है वो प्रतिनिधित्व तो खत्म हो जाएगा, वो कम हो जाएगा और पूरे समाज का ये भयानक नुकसान है, भयानक। ये एक उपवर्गीकरण के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, सबसे बड़ी मुश्किल। अभी आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफिकेशन उस समाज तक पहुंचाने की कोई ठोस रणनीति बनाई नहीं। शिक्षा थोड़ी शिक्षा देने के लिए कोई रोक लगी, वो तो ऊपर आ ही रहा है। और अगर वो नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कट ऑफ की वजह से नहीं आ पा रहा है, उपवर्गीकरण होगा तो कट ऑफ ही तो नीचे आएगी। तो कट ऑफ जितने नीचे है उसमें ही एनएफएस हो जा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और कई ओबीसी जगहों पर पोस्ट। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको गंभीरता समझिएगा। तो जब सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा, सब क्लासिफिकेशन हो जाएगा, तो वहां तो वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, पोस्ट खाली रहेगी, जनरल से भर देंगे आप, सवर्ण पद को अनरिजर्व में चला जाएगा, कोटा खत्म हो गया, आरक्षण उनका चला गया। ये बहुत गंभीर सवाल। दूसरा लेकिन सबसे गंभीर सवाल इस उपवर्गीकरण का विरोध करने वालों से, कि विरोध करने से कहीं ऐसा न हो कि कोई रास्ता, जो जैसे ओबीसी में ये चीजें चली आ रही, जैसे बिहार आप देखेंगे, बिहार में वहां पर ओबीसी में उपवर्गीकरण हुआ है और ईबीसी को अनुपात में ज्यादा मिला है, उनका प्रतिनिधित्व हिस्सा दिखता है, हर जगह वो पहुंचते हैं। 37 जातियां ओबीसी में हैं, 1200 के अधिक जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, ऐसे ही कई सौ जातियां शेड्यूल ट्राइब में हैं। तो उन जातियों के लोगों का अभी तक पक्ष किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर, किसी अखबार के लेख में, किसी पार्टी के जरिए, किसी और चीज के जरिए, जैसे जीतन राम मांझी जब बोल रहे होंगे तो आप किस तर्क से उनको नकारेंगे? आपके पास तर्क क्या है कि उपवर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? एक तर्क है कि आप एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो कि वाकई वाजिब है। लेकिन जब ओबीसी में ईबीसी का सवाल आता है तो ईबीसी यही तो सवाल पूछता है कि हमारी हकमारी के साथ एकता क्यों आपको चाहिए? हमारे हिस्से की प्रतिनिधित्व कहां है? और किस तर्क से आप उपवर्गीकरण में आने वाली उन जातियों को जिनका लाभ मिल सकता है उनको रोक कैसे पाएंगे? इसका एक ठोस रास्ता क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, संविधान विरोधी ताकतें, आरक्षण विरोधी लोग उन नाराजगियों का फायदा उठाते हैं और इसलिए उपवर्गीकरण की वकालत करते हैं, जिसमें गलत कुछ नहीं है कि उस समाज को भी आगे आना है, सामाजिक न्याय और आरक्षण का लाभ उस समाज तक पहुंचे। इसका कोई ठोस तर्क आप विरोध में कोई ठोस तर्क नहीं ले आ पाएंगे, लेकिन तैयारी नहीं है और मंशा नहीं है। मंशा आरक्षण के खत्म करने की है, मंशा संविधान पर हमला करने की है। इसके लिए राष्ट्रपति और संसद में बहस होनी चाहिए, तैयारी हो, आयोग बने। अब जैसे रोहिणी आयोग है, रोहिणी आयोग ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बना हुआ है, लेकिन आंकड़े लेगा 1931 की जातीय जनगणना के, क्योंकि ओबीसी की जनगणना तो हो ही नहीं रही। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में तो फिर भी 2011 के आंकड़े मिल जाएंगे,
लेकिन ओबीसी के जनगणना के आंकड़े 1931 से, तो रोहिणी कमीशन अगर बनेगा तो आंकड़े कहां से लेगा? जो जो ठोस आंकड़े होंगे, बाकी तो सर्वे होगा। तो इस तरह के कुछ बुनियादी सवाल हैं जिसकी वजह से प्रमुख विपक्षी दल अभी स्पष्ट कोई पक्ष नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो। लेकिन इतना स्पष्ट है, बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है, इसलिए संविधान बचाने की वकालत करने वाले हर दल पर कम से कम दबाव तो बन गया है। पक्ष तो रखना पड़ेगा, और पक्ष रखना पड़ेगा जो संवैधानिक होगा, संविधान के मुताबिक होगा, और उस संविधान के मुताबिक पक्ष पर ही मायावती जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खड़गे जी का बयान आया और संविधान बचाने की बात स्पष्ट हुई। इसलिए मामला पेचीदा है। संसद में अध्यादेश आया नहीं, केवल एक बयान आया है कि क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सरकार ने अभी तक उपवर्गीकरण पर कोई बात नहीं कही है, और मायावती जी ने इशारा साफ कर दिया है। और दलित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग अब बहुत तेजी से इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध की जायज बातें, बहुत ठहर के सोचिएगा। तो कहीं ऐसी साजिश तो नहीं कि जिसके चलते पोस्ट खाली कर दें, आरक्षण खत्म हो जाए, उपवर्गीकरण कर दो, बाकी पोस्ट खाली रहे, सबको सवर्णों से भरते रहो। ये साजिश तो कहीं नहीं। एकता को तोड़ दो, आपस में लड़ा दो, ताकि ये जो सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना हिंदुत्व की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है, यही कमजोर हो जाए। दलित दलित से लड़ जाए, आदिवासी आदिवासी से लड़ जाए, पिछड़ा पिछड़े से लड़ जाए। कहीं इस दिशा के लिए तो ये नहीं किया जा रहा। आंकड़े दे नहीं रहे आप, आंकड़े आपके पास क्लियर कट आपके सामने है नहीं, और दूसरी तरफ उपवर्गीकरण के लिए ठोस ढंग से कोई नीति नहीं बना पा रहे जिससे कि उनका फायदा हो जो वाकई पिछड़ गए। कि उपवर्गीकरण ही एक रास्ता है, कोई और भी रास्ता हो सकता है, और विपक्ष के लोगों पर भी दबाव बनाए कि आपको एकदम क्लियर संविधान बचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक गर्माती दिखेगी, और आने वाले दिनों में इस बात का देखना दिलचस्प होगा कि क्या होने वाला है, और क्या सामाजिक न्याय और संविधान की लड़ाई अब और मजबूत होने जा रही है, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने जा रही है, जो उन्होंने अपने सरकारी वकील को सुप्रीम कोर्ट में भेजकर इसके पक्ष में दे दिया, ताकि ये बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ जाएं, बिखर जाएं, टूट जाएं, और उसका फायदा बीजेपी और उनकी आरएसएस की पॉलिटिक्स को हो। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।